Hello friends, a very warm welcome to our class. Today we have brought for you the most important paper for class 12th in the subject English. This paper is very important for your board exam which is going to be held in February by the Rajasthan board. Please watch it carefully and stay connected with our video till the end. तो बच तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। हम आपके लिए लाए हैं आज कक्षा 12 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी के एग्जाम में। फरवरी के महीने में 17 फरवरी से एक स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लाए हैं, मॉडल पेपर नंबर 2 जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसका हम बिल्कुल सरल और इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन लाए हैं, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी एक्सप्लेन के साथ में। तो बच्चों इसे ध्यान से देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में और बिल्कुल इजी तरीके से बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यानी कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे दिए गए आंसर है, क्वेश्चन है, उनके हमें आंसर लिखना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग continues and somewhat nebulous because most government officials and tourist industry practitioners harbor their own definitions and parameters of the task. By its very nature, planning is multi-dimensional and the purposely integrative। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये गद्यांश पढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको मोटे तौर पे इसका ट्रांसलेशन बताना चाहता हूँ। भाई इस गद्यांश का अर्थ क्या है, अर्थ आप समझ जाओगे तो आप आसानी से इसका आंसर लिख पाओगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें पर्यटन योजना के बारे में बताया गया है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पर्यटन योजना की प्रकृति और दायरा आज भी बड़ा संकटग्रस्त है, यानी कि विवाद होता रहता है और कुछ हद तक ये क्या है, स्पष्ट है। क्योंकि अधिकांश सरकारी अधिकारी और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग क्या करते हैं, अपने अपने अर्थ और अपनी कार्य सीमाएं तय करते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने कार्य को सीमित कर लेते हैं। अपनी मूल प्रकृति में योजना बहुआयामी होती है, यानी कि बहुत तरीके की अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है और जानबूझकर क्या होती है, एकीकृत हो जाती है, नहीं यानी कि एक ही व्यक्ति तक सीमित हो जाती है, वो अपने अनुसार कार्य करने लग जाता है। ऐसा होने पर विशेष हित समूह अलग अलग विषयों में पेशों तथा विभिन्न सहायक उद्योगों और गतिविधियों की संकीर्ण परिभाषाएं और दृष्टिकोण में निहित अवसरों को चूक जाते हैं। यानी कि इससे व्यक्ति विशेष को लाभ मिलता है लेकिन आम जन को सहायता यानी कि लाभ नहीं मिल पाता है। पर्यटन के विशेष मामले में यह बात विशेष रूप से स्पष्ट है, क्योंकि व्यावसायिक जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यटन को अपने उद्योग सीमा में समझते हैं। यानी कि पर्यटन क्या होता है, सभी के विकास के लिए होता है। इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी उसमें रोजगार मिलता है, लेकिन क्या होते हैं, जो पर्यटन से रिलेटेड जो कार्य योजनाएं होती है, ये अपने तक ही सीमित होकर अपने व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए रह जाती है। सरकारी अधिकारी इसे अपनी विभागीय दायित्व के अनुसार देखते हैं और विभिन्न हित समूह ऐसी व्याख्या करते हैं जो उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे, परंतु कम ही पर्यटन और वास्तविक हित प्रकट होते हैं। यानी कि बहुत ही कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष यानी कि अपने हित के लिए कार्य करते हैं। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल्याणकारी कार्यों के कल्याण जन कल्याण के लिए कार्य भी करते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, सारे ऐसे नहीं है। अर्थात पर्यटन अपने इस व्यापक रूप से, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, तकनीकी और व्यापारिक, मनोविज्ञान, राजनीतिक और अनेक आयाम शामिल है। तो स्पष्ट है कि पर्यटन पर किसी भी विचार को पूर्णतः विश्वकोश बनाना अत्यंत कठिन है। यानी कि एक ही विचार से हम जुड़े रहें कि इसमें लोग धांधली करते हैं या स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, तो ये विचार भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता है। चुनौती यह भी है कि किसी भी स्थिति तथा परिस्थिति में प्रासंगिक आयामों पर एकीकृत ढंग से विचार किया जाए।
तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अधिकतर इसमें जो पर्यटन से रिलेटेड ये होता है कि योजना निरंतर इसमें लचीली और बदलती हुई सांस्कृतिक आकांक्षाओं को प्रतिबंध करने वाली नई संभावनाओं के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी कि इसमें योजनाएं बने वो लचीली बने, कठोर नहीं बने, यानी कि व्यक्ति विशेष के लिए लाभकारी न हो, बल्कि लोगों के लिए यानी कि जन कल्याण के लिए वो लचीली बने, उसमें बार बार में परिवर्तन कर दिए जाए और लोग सभी के विकास के हिसाब से उसमें परिवर्तन होते रहनी चाहिए। इस प्रकार योजना अधिकाधिक रणनीतिक और एकीकृत होती है। इसके अतिरिक्त इस दूसरे जोर कारणों में आवश्यकता की पहचान भी शामिल रहती है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन नॉर्मली मैंने बताने की कोशिश की है। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, पहला इसका प्रश्न देखते हैं, हम देखते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है इसमें है व्हाई इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कंटिन्यूस एंड नेबुलस। तो इसमें क्या करना है, जो ये लाइन है टूरिज्म प्लानिंग कंटिन्यूअस एंड नेबुलस, तो ये देख लेते हैं कहाँ है गद्यांश के अंदर, और इस पैसेज के अंदर जहाँ मिलेगी उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही उसका आंसर मिल जाता है। देखो ये रहा, नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कंटिन्यूस टू बी continues and somewhat nebulous because most government official and tourism industry practitioners harbor their own definitions and पैरामीटर्स ऑफ टास्क। तो यहाँ तक इसका ये इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर ये पॉइंट तक इसका कंप्लीट ए का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन मिलानी है और आसानी से हम इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला है सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं ध्यान से। हाउ डज द नरेटर फाइंड प्लानिंग बाय इट्स वेरी नेचर। तो अब ये देखिए ये लाइन है क्वेश्चन की, ये वाली लाइन हमें इस गद्यांश में देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका गद्यांश की जो लाइन है, ये देख लेते हैं कहाँ मिलती है हमें। बी का जो आंसर है, ये देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड प्लानिंग बाय इट्स वेरी नेचर, तो कौन सा क्वेश्चन है ये, बी वाला है। बी का आंसर हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, बाय इट्स वेरी नेचर प्लानिंग इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट्स पर्पजली इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव ठीक है। तो यहाँ तक ये बी का आंसर मिल गया। लाइन मिलानी है और उत्तर लिखना है, आसानी से हो जाएगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें सी। इसमें हाउ डू द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म। अब इंटरप्रेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरप्रेट टूरिज्म, ये लाइन देख लेते हैं हम कहाँ मिलती है। बस आपको इसमें सर्च करनी है और वो लाइन मिला के उत्तर लिख लेना है। देखो ये रहा, इसमें है गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पैसे जाएंगे, 3 से 4 पैसे जाएंगे, उन पैसेज के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ढूंढने की कोशिश करनी है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस ढूंढना है आपको ध्यान से ढूंढने के बाद वही आंसर कॉपी करना है। कॉपी करने का काम है, बस इसमें अकल के साथ नकल करनी है। अगला है डी, व्हाट डज द एक्सपेंसिव फ्रॉम द टूरिज्म इनकॉर्पोरेट। डी को ये वाली लाइन देख लेते हैं। तो देखिए ये लाइन हमें कहाँ मिलती है, ये दे रही, देखो tourism is in its most expensive from incorporating social culture and environmental economic technological trade psychological political and many other dimensions। तो ये पूरी लाइन हमें मिली है, तो डी का आंसर ये मिल चुका है हमें क्वेश्चन की लाइन। इसमें क्या करते हैं, पॉइंट से लेकर पॉइंट तक यानी फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक कंप्लीट करना है। अगला ही ई है, हाउ शुड द प्लानिंग ऑफ टूरिज्म बी डन। तो ई का क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। कहाँ मिलती है देखते हैं। ई का हमें देखो ये मिला है, प्लानिंग शुड बी कंटिन्यूअस फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टिव एंड चेंजिंग सोशियो कल्चर एस्पिरेशन एंड द रेस्पॉन्सिबल टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ तक ई का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन ढूंढनी है, बस ध्यान से, कुछ नहीं करना इसमें।
एफ है इसमें क्वेश्चन, विच टू स्पेशल डायमेंशन ऑफ टूरिज्म प्लानिंग डज द नरेटर मेंशन हियर। तो देखिए ये वाली लाइन देख ले, डायमेंशन ऑफ टूरिज्म प्लानिंग डज द नरेटर मेंशन हियर। तो ये लाइन हमें यहाँ मिला है, देखो ये रहा, स्पेशल डायमेंशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा एफ का। ये लाइन मिली हमें और ये लाइन हम आसानी से इसमें से देख के कॉपी कर लेंगे और उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, एफ हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं जी वाला, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एन आइडिया विच इज नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, यानी कि कौन सा विचार है जो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होता, यानी कि क्लियर नहीं है और एग्जैक्ट नहीं है। यानी कि कोई आइडिया है, कोई विचार है लेकिन वो क्लियर नहीं है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेबुलस, यानी कि अनिश्चित अस्पष्ट। अगला है सेकंड है, a situation in which people agree to have the same opinion, यानी कि कौन सी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग एक ही विचारधारा से सहमत हो जाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्क्रेंस, यानी कि सहमति। ठीक है, अगला है थर्ड है स्ट्रॉन्ग होप और विश। तो इसको कहते हैं एक मजबूत आशा और इच्छा, उसको कहते हैं महत्वाकांक्षा, उसको कहते हैं एस्पिरेशन। ये जो मीनिंग्स आई है सारी इस पैसेज में आई है और इसी में से हमने ये मीनिंग लिखी है। आगे देखते हैं बच्चों इसमें ध्यान से, सेकंड है इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये पैसेज को ध्यान से पढ़ना, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीसियस, यानी कि हर क्षण जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण मूल्यवान होता है। दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक सार है। इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर, यानी कि ये जो धन है, यानी कि हमारा जीवन रूपी धन है, ये हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। एवरी ऑल ऑफ अस गेट 20 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर, यानी कि सभी को 24 घंटे का समय मिलता है एक दिन में। ठीक है, न तो किसी को ज्यादा न किसी को कम, सभी को बराबर मिलता है। इस प्रकार से ये गद्यांश है प्रकृति के बारे में बताया गया है और इंसान के जीवन से रिलेटेड है। इस गद्यांश को आपको ट्रांसलेशन करना आ रहा है नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सोल्व करना हम बता रहे हैं, इन पैसेज को किस प्रकार से सोल्व करोगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला है इसमें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच टाइम इज गिवन टू एवरी वन डेली, यानी कि पैसेज गद्यांश के अनुसार प्रत्येक को कितना समय मिलता है। तो आपने हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये देखो 24 आवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। अब देखो क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने लिखा है इसमें, एवरी वन इज गिवन 24 आवर्स डेली, यानी कि प्रत्येक को दिन में यानी कि रोजाना 24 घंटे का समय मिलता है, चाहे से वो इंसान हो या जानवर हो। ठीक है, अगला है, व्हाट डिटरमाइंस सक्सेस और फेलर इन लाइफ, यानी कि जीवन के अंदर सफलता और असफलता को कौन निश्चित करता है। तो इसमें है, सक्सेस और फेलर इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द वे वी यूज ओवर टाइम, यानी कि जब हम अपने समय को किस प्रकार से काम में लेते हैं, किस प्रकार से उपयोग करते हैं, वही हमारे जीवन में सफलता और असफलता को निश्चित करता है। सही बात है, क्योंकि अपने अगर हम समय को, अपने कीमती समय को अगर हम क्या करते हैं, फालतू की चीज़ों में, फालतू के वीडियो देखने में, फालतू के कामों में लगा देते हैं, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर हम उसका उपयोग सही यूटिलाइज करते हैं अपने समय का, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है और हम सफल हो जाते हैं। अगला है सी है इसमें, व्हेन डज वर्क विन एप्रिसिएशन, यानी कि काम की जीत की प्रशंसा कब होती है। तो बच्चों इसमें काम की जीत की प्रशंसा कब होती है, व्हेन विंस अप्रिसिएशन व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन रिक्विसाइड टाइम फ्रेम, यानी कि जब किसी भी काम को उसके अपेक्षित समय के अंदर पूरा कर दिया जाता है, यानी कि जो समय दिया जाता है उसमें काम पूरा हो जाए तो उसकी प्रशंसा की जाती है। अगला है इसमें डी क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉट आयरन सिंबोलाइज इन पैसेज, यानी कि गर्म लोहा किसका प्रतीक है। तो ये गद्यांश को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि हॉट आयरन इन द पैसेज सिंबोलाइज अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग, यानी कि अवसर और समय को का क्या है, ये संकेत देता है। जो गर्म लोहा है, कहते हैं ना लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ये
मूवीज के अंदर भी बताया जाता है, ये डायलॉग है शोले फिल्म में। शोले फिल्म में जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी शोले, बहुत फेमस मूवी है, देखी नहीं है तो कभी देखना आप इसमें। तो उसमें गरम हथौड़ा, हथौड़ा गरम है मार दो, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। तो इसका मतलब होता है कि अवसर है और समय भी है उचित काम करने के लिए, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, हम देखते हैं ई क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ वेस्ट। वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, बर्बाद का उल्टा हो जाएगा यूटिलाइज मनी, उपयोगी बनाना यानी कि उपयोग में लेना, सही उपयोग करना। एफ है फाइंड आउट द सेम वर्ड फॉर ए लाइन दैट मार्क्स द लिमिट, यानी कि एक शब्द ढूंढना है हमें कि एक लाइन है जो सीमाओं को बताती है, सीमाओं को बताने वाली लाइन उसको कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये गद्यांश में ही ली गई है, गद्यांश में से आई है और ये मीनिंग हमने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से, इसमें है सेक्शन बी है, इसमें राइटिंग का है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, योर टू एल्डर ब्रदर्स आर लुकिंग फॉर ब्राइड्स, यानी कि तुम्हारे दो बड़े भाई दुल्हन के लिए यानी कि दुल्हन को देख रहे हैं, मतलब दुल्हन की तलाश में है। हेल्प देम इन राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर में एड देने के लिए उनकी सहायता करनी है। एक तो ये एड का आ गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का, और मानी अथवा, यानी कि दोनों में से एक। सेकंड क्वेश्चन है इसमें से, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यू आर अरुण अरुणा, यू हैव बीन invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation, respond to invitation accepting it formally, यानी कि आपका नाम अरुण अरुणा है, जो भी है, ठीक है, आपको आपके दोस्त की बहन की शादी में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसके अंदर बुलाया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में शादी है दोस्त की बहन की, और जब आपने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तो उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों हम इसमें देख लेते हैं, इनविटेशन के बारे में लिखा गया है इसमें। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, मिस्टर अरुण मिस अरुणा, ठीक है, गुर्जर, thanks Mr. Varun Kumar Gujar for his kind invitation for the marriage of his sister wedding on Wednesday 21 June 2025, यानी कि 21 जून 2025 को शादी है, आपने बुलाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे है एट 5 PM एंड ऑनवर्ड एट जैन पैराडाइज मैरिज गार्डन जयपुर, यानी कि जयपुर में एक में जैन पैराडाइज गार्डन है। गार्डन का नाम आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, शहर का नाम लिख दिया जयपुर। फिर आगे है ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन, यानी कि ये जो निमंत्रण है इसको प्राप्त करके हमें बड़ी प्रशंसा हुई। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ध्यान से इसी में से अपनी तरफ से कुछ लाइनें ऐड करके ये कंप्लीट इनविटेशन कर लिया। आप इसे पॉज और प्ले करके वापस देख सकते हैं और लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है, ध्यान से देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर अरुण अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, यानी कि आप अरुण या अनीता हो, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में पढ़ते हो, आपके विद्यालय ने अभी अभी वार्षिक उत्सव मनाया है। राइट रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि विद्यालय की जो मैगजीन है उसमें पब्लिश करने के बारे में, यानी कि पब्लिश करना है, यानी कि जो भी सेलिब्रेशन हुआ उसके बारे में, डेट एंड वेन्यू, डेकोरेशन, चीफ गेस्ट एंड अदर पीपल ओपनिंग द फंक्शन, स्पीच एंड वेलकम, एनुअल रिपोर्ट, कल्चर आइटम्स एंड प्राइजेस। तो इसके अंदर जो जो चीजें आई, यानी कि जो जो सेलिब्रेशन में कौन कौन से घटनाएं, कौन कौन सी गतिविधियां हुई उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो एक तो आपको ये पब्लिश करना है, ठीक है, किसके अंदर, मैगजीन के लिए। उसके बाद में है सेकंड है इसमें और मानी अथवा दोनों में से एक, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता है जो ऑनलाइन क्राइम होता है उससे रिलेटेड है। क्राइम मानी कि जो अपराध होते हैं साइबर से रिलेटेड, फ्रॉड कॉल करना, फ्रॉड किसी से पैसे ले लेना, ये बहुत सारी साइबर क्राइम होते हैं ऑनलाइन, जो मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा होते हैं। मेकिंग ओवर वर्क इजियर, एग्जाम्पल, इजी वे टू मेकिंग मनी, ग्रेट थ्रीट
टू सोसाइटी एंड नेशन, विजिलेंट बिहेवियर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। यानी कि जब हम साइबर ये सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बहुत तरीके से ऑनलाइन यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी हमें धमकियाँ दी जाती है सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलो हम एनुअल फंक्शन का देख लेते हैं। इसमें एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन बाय अरुण अनीता क्लास 12th, ठीक है। आपके द्वारा लिखा जा रहा है इस प्रकार से, आप हेडिंग डाल देंगे। तो देखो बच्चों, मैंने इसमें थोड़ी मेहनत करके ध्यान से ये हिंदी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाया, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों अपने मित्रों को बताना, फॉरवर्ड भी कर दीजिए, जिससे ये वीडियो आगे से आगे पहुंच सके और लोग अधिक से अधिक देख सके, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिले। देखो हमने अब देखते हैं एनुअल फंक्शन का। हमने स्कूल में वार्षिक समारोह 18 फरवरी 2025 को मनाया, ठीक है। सभागार को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी थे। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से शुरू हुआ। प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। छात्रों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। अंत में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। तो ये नॉर्मली मैंने हिंदी में इसको लिखा है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते हैं। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना होगा, लेकिन माइंड के अंदर जो हमारे इंग्लिश में वर्ड्स आएंगे, कहाँ से आएंगे, हिंदी में सोचकर, और इंग्लिश में वर्ड्स आएंगे। तो हिंदी में हम नॉर्मली, ये मैंने जो सेंटेंस लिखे इसी प्रकार से आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए, देखो, ओवर स्कूल जीएसएस Government Senior Secondary School Jodhpur held its annual function on 18 February 2025 in the auditorium. ठीक है, the hall was decorated with flowers and lights. The chief guest was district education officer. The function started with a lamp lighting and welcome speech. The principal read the annual report. Students showed cultural programs like dances and songs. ठीक है. At the end, prizes were given to winners. The event was fun and inspiring. ठीक है. जो ये हिंदी में जो मैंने लिखा है, इसमें बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है। तो ये इतनी इजी लैंग्वेज, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है ये, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। पांचवा क्वेश्चन में इसमें, यू आर राम रामा ऑफ जोधपुर राइट ए लेटर टू मिस हैप्पी, मिस्टर या मिसेज हैप्पी के हैप्पी कैटर्स जयपुर टू enquire about the charges per head of catering service, lighting and decoration on their lawns on 13 March on your sister's marriage। यानी कि आपकी बहन की शादी है, ठीक है, 13 मार्च को। अब आपको कैटरिंग की व्यवस्था करनी है। अब केटर से क्या करना है, उसके चार्ज के बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में, क्या क्या आपको व्यवस्था करवानी है, किस किस की आपको वैल्यू जाननी है, कि रेट मालूम करनी है, उसके बारे में ये लिखना है। उसके अलावा अथवा में ए सुनीता रेजिडिंग इन अनीता कॉलोनी चूरू राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट चूरू अबाउट द डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ वर्किंग ऑफ सिटी हॉस्पिटल। यानी कि सिटी हॉस्पिटल जो शहर का अस्पताल है, उसमें जो काम हो रहा है वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण नहीं है, यानी कि असंतुष्टिपूर्ण है, यानी कि काम ढंग से नहीं हो रहा पाया। हमें क्या करना है, सीएमओ डिस्ट्रिक्ट जो सीएमओ हाउस है जिले में, उसको हमें क्या करना है, कंप्लेन करनी है, उनकी सूचना देनी है कि इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, इसको आप सुधार करवाइए। तो बच्चों हम देख लेते हैं, इसमें है हमने किया है, इसके अंदर देख लेते हैं, ये कैटरिंग वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 85 जवाहर सर्किल जयपुर, ठीक है। इसका एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में लिखेंगे, डेट लिख लेंगे 15 जनवरी 2025। अब शादी तो हमारे 13 मार्च को है, लेकिन हम 15 जनवरी को पहले तो मालूम करेंगे, उसके बारे में, कैटरिंग की और हलवाई की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो हमें से पहले से काम स्टार्ट करना पड़ता है। फिर हम लिखेंगे, द मैनेजर हैप्पी कैटर्स टॉक रोड जयपुर,
ठीक है, उसका लिख लेंगे क्योंकि हम उसको पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट विषय लिखना है चार्जेस फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन, यानी कि शादी का जो उत्सव होगा, यानी कि शादी एक तरह से उत्सव की तरह होती है, उसको मनाने के लिए क्या क्या चार्ज होगा, उनकी व्यवस्थाएं होगी, वो क्या अरेंजमेंट करते हैं उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, उनका चार्ज क्या है, उन कितना पैसा लगेगा। तो हम लिखेंगे डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, my sister's wedding is on 13 March. We want to hold the reception on your lawn the evening. About 5 guests will come. यानी कि हम आपके जो लॉन है, गार्डन है, 13 मार्च को हमारी सिस्टर की शादी है और हम आपके यहाँ गार्डन में ये करना चाहते हैं और 500 अतिथि आएंगे। ठीक है, आगे है इसमें वी We need vegetarian and non-vegetarian food in the separate section plus drink and desserts. यानी कि हो सकता है हमारे वेज और नॉन वेज खाने वाले सभी अतिथि आएंगे, तो हमें दोनों की व्यवस्था चाहिए, उसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था, और जो मिठाइयाँ हैं, जो डिजर्ट होता है खाने के बाद में जो मीठा होता है उसके बारे में व्यवस्था करनी है। ठीक है, सारी व्यवस्था हमें बता दी। अगला है प्लीज टेल मी द पर हेड चार्ज फॉर, यानी कि सभी का हमें एक एक करके पूरा आपको चार्ज बताना है। पहला है कैटरिंग, दूसरा है सर्विस, लाइटिंग एंड डेकोरेशन, आल्सो लेट मी नो इफ यू नीड एन एडवांस पेमेंट, यानी कि सारी व्यवस्था के बारे में बताना। उसके अलावा आप अग्रिम धन कितना लोगे, यानी कि एडवांस में पेमेंट कितना लोगे उसके बारे में बताना। योर सिंसियरली, आपका आपका विश्वासी राम और रामा। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली हमने ये पत्र जो लेटर है वो बता दिया है। इसको आप आसानी ध्यान से प्लेन पहुंच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये कंप्लीट हमने कर लिया है। अगला है, हम आते हैं सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाते हैं। जो आपके पेपर का सी पार्ट है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन यानी कि व्याकरण संबंधित है। इसमें है, पहला है, इसमें 6 क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो पहला है इसमें द प्रिजनर, प्रिजनर मानी होता है कैदी, फ्रॉम द जेल, यानी कि कैदी भाग गया जेल से, तो हम लिखेंगे ब्रोक अवे। ब्रोक अवे मानी किसी चीज को तोड़ा के भाग जाना, उसको कहते हैं ब्रोक अवे। अगला है इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें द पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स। ठीक है, जो पब्लिश करने वाले होते हैं, प्रकाशक होते हैं अच्छे अच्छे, वो क्या करते हैं, नॉवेल्स, नॉवेल्स मानी होता है उपन्यास, तो इसमें आएगा ब्रिंगिंग आउट, यानी कि ब्रिंगिंग आउट मानी ला रहे हैं लोगों के सामने, तो ये आएगी इसमें फ्रेजल वर्ब ब्रिंगिंग आउट। अगला है पीपल विल द फायर्स सून, लोगों ने जल्दी ही आग पुट आउट, पुट आउट मानी होता है बुझा दी, और पुट डाउन मानी नीचे रखना। ठीक है, उतारना, नीचे रखना। ठीक है, पुट ऑन मानी पहनना, कपड़े पहनना, पुट डाउन मानी उतार देना या नीचे रख देना, पुट आउट मानी बुझा देना। इस प्रकार के ये आते हैं इसमें फ्रेजल वर्ब्स, तो इसको हमें देख लेना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा इसमें आगे है। इसमें दोस्तों 7वां क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन मानी संयोजक, इसका मतलब क्या होता है, संयोजक यानी कि जोड़ने वाले, गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जोड़ लेते हैं हम वाक्य को। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों का विपरीत चीज दी गई है, यानी कि स्पीच यानी कि किसी चीज को बोलना। ठीक है, भाषण क्या है, सिल्वर है यानी कि चांदी है, और चुप रहना क्या है, गोल्ड। तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है, सिल्वर और गोल्ड, तो इसमें बट का यूज हम कर देंगे। ठीक है, अगला है आई एम श्योर द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, यानी कि मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूं कि जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो जाने वाली है, तो दैट करेंगे इसमें। ठीक है, तो दैट आ जाएगा इसमें। अगला है आस्क सुजाता शी इज रेडी, यानी कि सुजाता से पूछो क्या वह तैयार है, यदि वह तैयार है विच का यूज नहीं करेंगे, इसमें इफ का करेंगे। ठीक है, इसमें इफ आ जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान से कंप्लीट हमने कर लिया है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में आसानी से इसका उत्तर हमें मिल जाता है। दोनों जो ब्रैकेट में दोनों ऑप्शन आते हैं, दोनों को बैठा के सोचो,
दोनों को बैठा के देखो, ठीक है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। अगला इसमें आठवां क्वेश्चन है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यानी कि दो वाक्य है, दोनों को एक करके लिखना है हमें। देखो पहला क्वेश्चन, द थीफ टुक आउट अ नाइफ, यानी कि चोर ने चाकू निकाला। हीज इंटेंशन वॉज टू फाइटन मी, यानी कि उसका जो विचार क्या था कि वो मुझे डरा दे। अब इसका उपयोग करना है हमें इन्फिनेटिव, मानी एक ही वाक्य में बनाना है, ठीक है। इन्फिनेटिव मानी एक ही वाक्य में हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त वाक्य, ये इसको संयुक्त करना है, यानी कि जोड़ना है। पहला है इसमें, द थीप टुक आउट ए नाइफ टू फाइटन मी, तो इसमें हम क्या करेंगे, टू ये द थीप टुक आउट ए नाइफ, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद में हिज इंटेंशन। अब देखो इंटेंशन वाज, ये क्या चीज है, ये जो चीज है, ये हिज इंटेंशन वाज, यानी कि सीधा ही पता चल रहा है कि भाई चाकू निकालना है, क्यों निकाला है, डराने के लिए। तो इंटेंशन को हम हटा देंगे, ये अनइम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम हटा देंगे तो ये हट जाएगी, ठीक है। टू फाइट एंड मी हो जाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है भाई, जो अनइम्पोर्टेंट सब चीज है उसको अगर बताया गया तो उसको हम हटा देंगे। अगला है इसमें, अब इसमें क्या है, यूज पार्टिसिपल, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। जैसे टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द हॉस्पिटल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, आईएनजी का यूज करते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना स्टार्टिंग में, उसमें आईएनजी लगाना है। टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर पॉइंट को कोमा में चेंज करना है, यू विल रीच द हॉस्पिटल। तो पार्टिसिपल में क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो मेन वर्ब आई है स्टार्टिंग में, उसमें आईएनजी जोड़ना है, पूरा सेंटेंस ऐसे ऐसे कैसे लिखना है, और पॉइंट आया बीच में उसमें कोमा लगा देनी है, ठीक है। तो टर्निंग टू द लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ते हुए, यू विल रीच द हॉस्पिटल, यानी कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अगला है इसमें नाइन्थ क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मानी कि जो कंडीशन होती है, ठीक है, स्थिति परिस्थिति, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनना है। तो ये देखो इसमें लिख रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें ए, इफ बबीता कुक फूड विच कुड हैव ईटन इट, ठीक है। तो हैव ईटन, ये देखो हमें पता चला है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हम भरेंगे। बबीता एक वचन है इसलिए हेज आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें, तो हेज कुकड आ जाएगा। अगला है इसमें बी वाला क्वेश्चन है इसमें, इफ राहुल बी ए डॉक्टर ही वुड गिव मी मेडिसिन। तो इफ इसमें परिस्थिति बताइएगी कि राहुल अगर डॉक्टर होता तो मुझे दवाई देता। तो इस प्रकार से कोई वाक्य आता है, ठीक है, कल्पनात्मक वाक्य आता है, तो उसमें हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। आपको विशेष ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखते हैं बच्चों इसमें। टेंथ क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। चलो तो नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं भाई, गेस तो करते हैं कि भाई टाइटल किसका है, किससे रिलेटेड। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। जब हम 1942 में गांधी जी के जो सेवा आश्रम में जो मध्य भारत में स्थित था वहां गया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इन इट वाज इन 1917। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ऐसा हुआ कि मैंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए क्या क्या किया, ठीक है, ये क्या क्या योजनाएं बनाई। ये 1917 की बात है, ठीक है। तो ये भारत की आज़ादी से रिलेटेड कोई गद्यांश आया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमें नॉर्मली इसका बारे में पता चल चल गया है कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, किस किस में भाग लिया, ठीक है, किन किन लोगों से मिले, इसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे नॉर्मली देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे, द नरेटर वाज ऑल टोल्ड एट सेवाग्राम ऑन हिज फर्स्ट विजिट अबाउट। अब जो लेखक है सेवाग्राम के बारे में बता रहा, पहली बार गया था, तो उसमें ऑप्शन है चार, इसमें ऑप्शन ये होगा, ही डिसीजन टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। तो ये लाइन हमने पढ़ी थी, अभी जस्ट पढ़ी है, ठीक है। ये देखो
टू अर्ज डिपार्चर टू द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये लाइन हमें देखने को यहाँ मिली है और ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1916 के अंदर। ठीक है, एनुअल यानी कि वार्षिक रूप से। ठीक है, वार्षिक रूप से जो पहला अधिवेशन 1916 में इसमें आया है, 1916, ये देखो, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आसानी से हम इसमें ढूंढ सकते हैं और हमें आसानी से मिलेगा, बस गद्यांश को ध्यान से देखना है और जो प्रश्न की लाइन है उसको हमें मैच करना है गद्यांश की लाइन में। आपको उत्तर डेफिनेट 101% मिल जाएगा। बस थोड़ा नजर को तेज रखना है और ध्यान से देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। सी क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि कम टू चंपारण। अब ये भी गद्यांश के अंदर है लाइन, इसलिए ये उत्तर इसमें ये आया है सेकंड। अगला है, वेयर वाज चंपारण लोकेटेड, यानी कि चंपारण कहाँ पर स्थित है? अब देखते हैं, गद्यांश में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्वेश्चन है डी क्वेश्चन है। अब डी का आंसर देख लेते हैं। देखो, इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयस नियर किंगडम ऑफ नेपाल, यानी कि जो नेपाल राज्य था, उस टाइम तो राज्य थे, बाद में बने थे। नेपाल भी भारत के आसपास ही था, बिल्कुल, है ना। तो नेपाल राज्य के पास में जो हिमालय की गोद के अंदर बसा हुआ था चंपारण। तो हमें ये क्वेश्चन की लाइन मिली और हमने आसानी से ये पॉइंट से लेकर पॉइंट तक, यहाँ तक डी का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगला ही इसमें ई क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड गांधी जी डिस्क्राइब राजकुमार शुक्ला, यानी कि राजकुमार शुक्ला को किस प्रकार से गांधी जी ने बताया। ठीक है, तो ई वाला देख लेते हैं। अब राजकुमार शुक्ला के बारे में बताया था गांधी जी ने, पुअर एंड इमेसिटेड एंड सेड आई राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला भी आ गया है और इनको बताया गरीब और पीड़ित। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला है इसमें एफ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट विजिट गांधी एट सेवाग्राम, पहली बार गांधी जी से सेवाग्राम में कहाँ मिले थे? तो देखते हैं हम, ये देखो, ये रहा, आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। तो ये आ गया इसमें, कितना सरल है, कितना आसान है। ये क्वेश्चन की लाइन हमें मिल गई और हमने आसानी से कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटे आपके जो पैसेज है उसमें से ध्यान से करोगे, आसानी से आप लिख पाओगे। बस आपका ध्यान पूरा उस पर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में, यानी कि 6 लाइनों में आपको किसी एक का उत्तर देना है। 2 प्रश्न आए आपके सामने, दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन हम तो दोनों के देंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें पहला है, व्हाई वाज द सोफी अट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड विजिटेड बाय जॉब गोइंग प्लेसेज नाम का जो लेसन है उससे क्वेश्चन आया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सोफी वाज अट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड visited by Job because it was a fascinating magical place। ठीक है, he described inspiring her imagination and curiosity about adventure, क्योंकि वह वो इस प्रकार के जो जादुई स्थान था उसके प्रति वो आकर्षित थी और उसने बताया था कि वो उसके लिए क्या होगा, प्रेरणादायी, इमेजिनेशन यानी कि उसकी कल्पना से युक्त और उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला और उसके लिए एक रोचक कार्य करने वाला होगा। एडवेंचर मानी होता है जो साहसिक कार्य होते हैं, साहसिक, उससे रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, आपको आपकी पासबुक में, ग्रामर में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान से देखिए आंसर। अगला है इसमें, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपके अनुसार मुकेश अब मुकेश को अपने सपने के बारे में महसूस हुआ? तो हम लिखते हैं, देखते हैं, मुकेश मुकेश एस एच भी लगाना है, इसमें रह गया था थोड़ा। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग हार्ड, सेविंग मनी एंड लर्निंग न्यू स्किल्स टू
स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और परस्यू हिज पैशन। तो ये इसका हमने आंसर लिखा है, उसने अपने सपनों को बड़े परिश्रम के साथ में पैसे बचाकर, नई-नई कलाएँ सीखकर, ठीक है? कुशल कलाएँ सीखकर और इसके अलावा उसने स्वयं का व्यापार स्टार्ट करके और उसके जो उसका पैशन था, उसकी जो रुचि थी उसको पूर्ण करके ऐसा उसने किया, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो गया। अगला है 12th क्वेश्चन है इसमें। इसमें है आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 टू 30 वर्ड्स, यानी कि 2 से 3 लाइन में किसी एक का उत्तर देना है। नहीं, 3 दोनों के देने हैं इसमें ना, इसमें नहीं आया ऐसा। अगला है पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाई वाज़ डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने जो पानी के प्रति अपना डर था, उसको किस प्रकार से दूर करने का निश्चय किया। डीप वाटर जो लेसन है उससे आया है। तो हम इसका आंसर हमने लिखा है, डगलस वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर सो ही कुड एन्जॉय स्विमिंग एंड फील कॉन्फिडेंट इन वाटर, यानी कि वो चाहता था कि पानी के प्रति जो उसका डर था वो कैसे निकले? वो पानी में स्विमिंग करके, यानी कि तैर के, और पानी के अंदर अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट, यानी कि बिल्कुल अपने आप को निडर बनाकर ही वो इस डर को पूरा कर सकता था। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से देखते हैं। व्हाट वाज़ द थीम ऑफ द नॉवल उम्बर्टो इको द नेम ऑफ द रोज, ठीक है? तो इंटरव्यू से आया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। द थीम ऑफ द नेम ऑफ रोज इज द परस्यूट ऑफ थर्थ एंड द पावर ऑफ नॉलेज एंड वर्सेज ऑथोरिटी। तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें है 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो इसमें है तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, स्टेंजा, जो स्टेंजा है कविता का एक पद होता है या छंद होता है, कोई छोटा भाग होता है जिसको पद या छंद कहते हैं, स्टेंजा, ठीक है? रेफरेंस, ठीक है, विद द रेफरेंस, रेफरेंस के साथ में, ठीक है, रेफरेंस के साथ में हमें इसका क्या करना है इसका शॉर्ट रूप लिखना है हमें, मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें जो ये रेफरेंस आया है, संदर्भ आया है, हवाला आया है, यानी कि संदर्भ है, उसका शॉर्ट रूप में लिखना है। और कॉन्टेक्स्ट मानी संदर्भ या परिस्थिति, ठीक है? जो ये कविता का छंद है, इसका संदर्भ में हमें कुछ लाइनें लिखनी है समझते हुए। देखो इसमें है, पहला है, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एन एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें बताया गया है कि बूढ़ी माँ को देखकर किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार की विचार दिमाग में आते हैं। उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं बाहर के, अपने आसपास के बच्चे खुशी से घर से बाहर आते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब उनको अपने शब्दों में हम कोशिश करते हैं लिखने की, ठीक है? अब आपको कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी पद या छंद की व्याख्या करनी है तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है? संदर्भ, संदर्भ में हम लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर 866 कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी कि रेफरेंस, संदर्भ में आपको बस ये लेसन, ये पाठ कहाँ से आया है, किसके द्वारा है, ठीक है? पार्ट के बारे में, जो लेसन है, चैप्टर है, उसका नाम लिखना है, उसके राइटर के बारे में लिखना है। उसके पहले आप लिख दोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है? ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखनी है और ये लाइन आपको लिखनी है, और लेसन का नाम और उसका राइटर का नाम आप लिख लेंगे, ठीक है? ये आ गई आपके रेफरेंस, यानी कि संदर्भ में आ गए। कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, द पोइटेस इज गोइंग टू कोचीन विथ हर मदर टू कैच ए फ्लाइट फ्रॉम एयरपोर्ट। तो इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसमें कंटेक्स्ट देना है, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें थोड़ा विस्तृत जानकारी देनी है, यानी कि जो कवि, इस जो
ये जो लाइनें आई है वो कब आई है, किस प्रकार से आई है, उसके बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो जो कवित्री थी वो क्या है, कोचिन अपनी माँ के साथ फ्लाइट में जा रही थी। तो ऑन द वे शी लुक्ड एट हर मदर एंड फील्स अ पेन ओवर हर कंडीशन। उस रास्ते में वो क्या करती है, अपनी माँ को देखती है, उसके चेहरे को देखती है और उसकी जो कंडीशन है उस पर वो थोड़ा दुख प्रकट करती है, सोचती है। अब इसकी पूरी व्याख्या हम कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। द पोएटेस इज सैड टू सी हर मदर्स ओल्ड एज फेस, शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर फिजिकल कंडीशन। यानी कि जो कवित्री थी वो अपनी माँ की परिस्थिति स्थिति को देखकर थोड़ी दुखी होती है और उसको दूर करने के लिए वो अपने आसपास के वातावरण को देखने लग जाती है, यानी कि उससे ध्यान हटाने लग जाती है। तो हम देखते हैं सी लुक्स आउट एट द यंग ट्रीज रशिंग अवे पास्ट हर। यानी कि वो जब यात्रा पे जा रही है तो पेड़ पौधे सामने आ रहे थे, साइड में से निकल रहे थे, उसको देखती है। एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट देयर होम्स। और फिर उसके बाद में जो खुशहाल बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो खुश होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको देखती है। तो इस प्रकार से हमने इसका व्याख्या हमने की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करना सीखना है और इसको ध्यान से आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14th, इसमें है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों में, यानी कि 6 लाइनों में इसके उत्तर आपको देना है। और हम आपको जो क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल शॉर्ट और इजी तरीके से हमने बताया है, इसलिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। हम आगे से आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, बहुत सारे मॉडल्स पेपर्स लाएंगे, मॉडल पेपर्स लाएंगे। वो आपके हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए उनमें से, तो जरूर आपको देखना है। अगला है व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट, व्हाट शुड वी डू कीपिंग क्वाइट। ठीक है, ये एक लेसन आया है, उसके बारे में पूछा गया है। सिंगल माइंडेड यानी कि एक दिमाग का होना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए हमने शॉर्ट तरीके से लिखा है, वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग क्वाइट एंड बीइंग स्टिल, वी शुड रिमेन साइलेंट एंड ऑब्जर्व नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट। यानी कि हमें एक दिमाग का रहने का मतलब है कि हमें शांत रहना चाहिए, जो अपने आसपास के वातावरण में जो चीजें हो रही है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, चुप होकर हमारी प्रकृति को ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना है, बिना उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। तो ये इसका आंसर हो चुका है। बिल्कुल शॉर्ट रूप से मैंने बताया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगला है अ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग आउट किड्स लव ऑफ नेचर फॉर नेचर हाउ। यानी कि जो किड्स, जॉन कीट्स थे, बहुत महान लेखक हुए हैं, वो प्रकृति के प्रेमी थे और प्रकृति के लिए उन्हें कविता लिखी थी, द थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सुंदरता की एक चीज, उसके बारे में पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है आंसर, द पोएम शोज किड्स लव फॉर नेचर बाय सेइंग दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इटर्नल जॉय। यानी कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमें शाश्वत सुंदरता, ये क्या करती है, हमें कभी न खत्म होने वाला एक प्रसन्नता, एक उत्साह पैदा करती है। एंड कनेक्ट्स अस टू नेचुरल सीन्स लाइक ट्रीज फ्लावर एंड सनलाइट। और हमारे लिए एक प्राकृतिक दृश्य जो हमें बहुत आनंद को प्राप्त, आनंद देता है, जैसे उसमें बहुत सारे दृश्य, जैसे पेड़ पौधों के दृश्य, फूलों के दृश्य और सनलाइट यानी कि धूप के, जो सूर्य से आने वाली रोशनी के दृश्य हमें देते हैं, जो हमारे मन को प्रफुल्लित और खुशहाल बना देते हैं। 15 क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 टू 30 वर्ड्स। यानी कि 2 से 3 लाइनों में इसके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स रिएक्शन टू द पायलट ऑफ द पुअर स्टैंड ओनर। ये क्वेश्चन आया है बच्चों, इसमें से पहला ये लेसन है हमारा, रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क के किनारे पर रुकना। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है। इसमें है, द पोइट फील्स सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर द पुअर स्टैंड ओनर सफरिंग। यानी कि जो कवि है उसके उसके लिए जो भावनाएं हैं किसकी है, सांत्वना की है, दुखी होने की है, किसके लिए, जो गरीब मालिक था। ठीक है, जो उसका जो स्वामी था, जो गरीब था, उसके लिए उसकी बुरी परिस्थिति को देखकर उसके प्रति उसके अंदर बड़ी सांत्वना थी, उसके प्रति दया थी और दुख भी था।
तो बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन है बी, देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिड आंट जेनिफर हैव। तो ये लेसन है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट यानी कि चाची, जो जेनिफर चाची थी उसकी टाइगर्स मानी उसके चीते, ठीक है, उसके बाघ। तो उसकी व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में पूछा गया है, तो हम लिख लेते हैं। आंट जेनिफर वाज ए टिमिड ऑप्रेस्ड। टिमिड मानी डरने वाली। टिमिड मानी होता है एक तरह से डरने वाली, बार बार में। ऑप्रेस्ड मानी दबाई हुई या दबी हुई, यानी कि डरी हुई। वुमन हु एक्सप्रेस्ड हर सप्रेस्ड डिजायर थॉट्स हर एम्ब्रॉयडरी, यानी कि उसकी जो विचार थे वो हमेशा दबे हुए थे, वो एक तरह से ऐसा लगता था कि वो डरी हुई है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि छह लाइनों या 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें ए, हाउ इज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। इसमें जो लेसन है आपने पढ़ा होगा, थर्ड लेवल, तीसरा स्तर, उसमें से क्वेश्चन आया है, उसका आंसर ये होगा, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज अ सिंबल ऑफ एस्केप बिकॉज चार्ली डिस्कवर्स अ सीक्रेट थर्ड लेवल that lets him travel back to 1894, offering an escape from modern life। तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट रूप से बताया गया है। अगला है, हाउ डिड सदाओ हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार टू एस्केप द एनिमी। सदाऊ ने किस प्रकार से जो कैदी था उसको बचाने में या भागने में कैसे मदद की। तो देखिए इसका आंसर है, सदाओ हेल्प्स द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार बाय हीलिंग हिम, गिविंग हिम क्लॉथ्स, फूड एंड अ बोट टू एस्केप टू सेफ्टी। यानी कि जो अमेरिकन कैदी था, अमेरिका द्वारा कैदी था, उसको किस प्रकार से जो युद्ध में पकड़ा गया था कैदी, उसको किस प्रकार से उसने बचाया, उसको उसके घाव को ठीक किया, उसे कपड़े दिए, उसको खाना दिया, उसको और भागने के लिए एक नाव भी दी। तो इस प्रकार से आप हिंदी में इसको पढ़ के, हिंदी में सोच के इसका ट्रांसलेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हार्ड मीनिंग से उसका आप बार बार में प्रैक्टिस करें और इसे याद करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, 2 से 3 लाइनों में। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द, इसमें है क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट द नेम। यानी कि शेर का राजा, यानी कि शेर राजा कौन था, है ना, और उसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। तो देखिए इसमें लेसन हमने पढ़ा था द टाइगर किंग, उसमें बताया गया था जयचंद के बारे में। तो इसमें देखा हमने, द टाइगर किंग इज महाराजा जयचंद, कॉल्ड सो बिकॉज ही किल्स 100 टाइगर्स टू फुलफिल ए प्रोफेसी। यानी कि जो महाराजा जयचंद थे उनको टाइगर किंग इसलिए कहा गया कि उन्होंने किसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए 100 बाघों को मार दिया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन थे और डेरी उनके बगीचे में कैसे आई, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मिस्टर लैम इज ए डिसेबल्ड गार्डनर, यानी कि एक विकलांग अपंग एक बागवान थे वो। डेरी स्निक्स इनटू हिज गार्डन थ्रू ए ब्रोकन गेट, यानी कि टूटे हुए गेट से वो आ गई थी। अगला है बच्चों इसमें 18वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। आंसर के रूप में चारों में से एक चुनना है। चार्ली गोट ए लेटर, यानी कि चार्ली ने एक पत्र प्राप्त किया था। वो कहाँ से प्राप्त किया था, हमने जब लेसन पढ़ा था वो प्राप्त किया था उसके मित्र से, तो हीज फ्रेंड आ जाएगा इसमें। अगला है बी क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, यानी कि राजा के इलाज के लिए डॉक्टर्स को कहाँ से बुलाया गया था, तो यह बुलाया गया था मद्रास से, तो मद्रास हो जाएगा इसमें। सी क्वेश्चन है, अंटार्कटिका स्टोर अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल, यानी कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो संसार की कितने प्रतिशत बर्फ को रखता है, उसमें है 90%, जो 90% हो जाएगा।
अगला है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव कॉल्स हिज पेशेंट व्हाइल ऑपरेटिंग देम, यानी कि मिस डॉक्टर जो डॉक्टर साहब है सदाव, वो अपने जो मरीज होते थे उनका ऑपरेशन करते समय उन्हें क्या कहते थे, वो कहते थे मेरे मित्रों यानी कि माय फ्रेंड्स। ये आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें ई क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लेम वार्म डेयरी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हमें ढूंढना देखते हैं, तो वो कहते हैं अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है एफ हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपेडिशंस, यानी कि जो यात्रा थी उसमें, खोज यात्रा थी, वो उसमें कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, उसमें थे 53, ये हो जाएगा इसका आंसर। जी क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लेम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, मिस्टर लेम ने डेरी को उस व्यक्ति के बारे में क्या बताया, तो उसने बताया ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, यानी कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल्स एंटर इनटू द डाइनिंग रूम, एंटर हाउ डिड द गर्ल्स एंटर इनटू द डाइनिंग रूम, यानी कि भोजन कक्ष में लड़कियां कैसे प्रवेश किया, तो हम लिखेंगे इन अ क्यू, यानी कि एक लाइन में, ठीक है। ये हमने जो लेसन्स पढ़े हैं पहले अपनी टेक्स्ट बुक के, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से ये आंसर आए हैं। अगला है आई क्वेश्चन है व्हाट थिंग मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, कौन सी चीज लेखक को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो हम लिखेंगे इसमें अमन्स वर्ड, यानी कि अमन के शब्द, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमारा पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। पेपर अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे आगे से आगे आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस ला सके और आपके लिए मॉडल पेपर ला सके, जिससे क्या हो आपका प्रैक्टिस जो लेवल है वो अच्छा हो, आप में कॉन्फिडेंस आए और आप बोर्ड का जितना भी जो भी पेपर आएगा आपके, आप आसानी से उसको सोल्व कर पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।